भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल के पुराने ICU वार्ड में लगी आग, मची भगदड़। UGC के विरोध में दमोह रहा बंद, बड़ा हुआ प्रदर्शन। संत रविदास जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। नालंदा स्कूल पथरिया का वार्षिक उत्सव संपन्न। लकी DCN के संचालक जनाब असलम खान रहे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद। बच्चों को बांटे पुरस्कार। UGC के विरोध में संपूर्ण देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर विरोध के अलग अलग तरीके हैं। वहीं 1 फरवरी को संपूर्ण देश में बंद का आह्वान किया गया था। दमोह में भी बंद का आह्वान हुआ था, जिसके बाद सुबह से दुकानें नहीं खुली। दोपहर तक मार्केट बंद रहा। बंद पूर्णतः सफल रहा। और हम आपको बता दें कि सवर्ण समाज ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। सरकार के विरोध में ये नारेबाजी थी और UGC जैसे जो नए नियम कानून लागू किए गए हैं उन्हें वापस लिए जाने की मांग भी रखी है। कई समाजों के द्वारा इसे समर्थन दिया गया है। युवाओं की टोलियां सुबह से ही शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही थी। वहीं लोगों के द्वारा स्वयं से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए। कहीं जबरदस्ती नहीं की गई। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार के अलावा अन्य पुलिस के कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में तैनात। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सवर्ण समाज के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इसे सफल बनाया है। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। UGC वापस लो, वापस लो, वापस लो। UGC वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम अपना अधिकार मांगते हैं। चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। जिंदाबाद। कानून वापस
संजय सरवरिया, लखीडीसीएन। दमोह जिला अस्पताल के पुराने आईसीयू वार्ड जहां पर 7 मरीज भर्ती थे, वहां पर बीती रात अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यहां पर भर्ती मरीजों को उनके परिजनों के द्वारा बाहर निकाला गया। मौके पर कोई स्टाफ नहीं था। लगभग 25 से 30 मिनट के बाद स्टाफ मौके पर पहुंचा और उसके बाद आग को बुझाने के प्रबंध प्रारंभ किए गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था वह जल गया। इस मामले को छुपाने और दबाने का भी काम किया जा रहा है। जहां रात में मरीजों को शिफ्ट किया गया था, तो वहीं सुबह से इसकी धुलाई कर दी गई ताकि जो आग लगने का संपूर्ण मामला है इसे छुपाया जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सामान जो रखा था वो जल गया है। ये पुराना आईसीयू वार्ड है, कोविड वाला वार्ड है। इसकी सफाई भी सुबह से करा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी न लग सके। लेकिन हमारे पास रात के जहां फुटेज उपलब्ध है कि यहाँ पर आग लगी थी, वहीं यहाँ के जो मरीज थे हमने उन्हें ढूंढ निकाला। उनके द्वारा क्या बताया गया पहले हम आपको सुना देते हैं। कहाँ भर्ती है आप? दमोह अस्पताल में। हाँ। क्या हुआ था रात में? आग लगी थी पंखा में। फिर हमने फिर सब जन हम जगह पूरे जने सो रहे थे। जी। हमके छोटे छोटे बच्चे हम फिर जी भैया और उठे, फिर हमारे पूरे बच्चे लेके बाहर निकल आए कहाँ से आए हैं आप? जमुनी में। तो कितने पेशेंट थे उस समय? पूरे रूम में पूरे 7 कितने- लोग थे। हाँ। फिर क्या कैसा क्या हुआ फिर? वो नहीं, फिर हमने सब भैया और जगह फिर इन्हें पूरे जन निकलवा था बाहर। तो सब सुरक्षित थे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दिक्कत नहीं हुई। स्टाफ नहीं था क्या? कोई भी एक भी स्टाफ नहीं था वहाँ पे। आपका सुमन लोधी, कहाँ की रहने वाली हो? मंगलदा। कहाँ भर्ती थी, क्या हुआ है? पंखे में आग लगी थी। पंखे में आग लगी थी। हाँ, फिर कितने लोग थे आप लोग, क्या हुआ है? 7 फिर कैसे निकले वहाँ से? एक एक करके निकले बच्चियों उठा के। कोई स्टाफ नहीं था वहाँ? नहीं। छोटे से बच्चे थे आपके साथ? हाँ, यही डिलीवरी बॉय बच्चे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग आधा घंटे के बाद जब आग बुझाई गई तो कमरे में चारों ओर सफेद पाउडर नजर आ रहा है। ये वो पाउडर है जो आग बुझाने के लिए यहाँ पर डाला गया था। यहाँ पर काफी देर तक आग जलती रही। नाम है आपका? विनोद सर, कहाँ के रहने वाले हो? जमुनिया बीजाडोंगरी के रहने वाले, जमुनिया से आए। क्या हो गया था आपके इधर, क्यों आए थे आप? सर डिलीवरी के लिए आए थे। क्या नाम है आपकी वाइफ का? हमारी बीवी का नाम है संगीता। क्या हुआ है? पंखे से आग लग गई, नीचे पेपर रखे थे, उसमें से आग गिरी तो नीचे भी लग गई। फिर हम लोग दौड़ के 2 नंबर गए स्टाफ को बुलाने के लिए, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर 1 नंबर गए, वहाँ पर दरवाजे खड़बड़ाए, बहुत देरी बाद फिर वो उठे, दौड़ते दौड़ते आए, फिर आग पर काबू किया गया। क्यों, कोई स्टाफ नहीं था क्या? नहीं, नाइट ड्यूटी में कोई नहीं था यहाँ उस बार। सभी स्टाफ सो रहा था यहाँ वहाँ, उन लोगों ने बहुत ढूंढा। तो ऐसे में जान जा सकती थी, बच्चों की भी, माँ की भी। हो सकती थी, नाइट ड्यूटी वाले लापरवाही से करते काम। अग्निशमन यंत्र काफी देर से पहुंचे, जिसके चलते आग ने विकराल रूप लिया था। भर्ती मरीज के परिजन किस तरह से डरे और सहमे हुए हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। आप किसी को बुलाने नहीं गए क्या स्टाफ को? क्या बोला फिर स्टाफ ने? हमने बोला कि मैं चार हो जाऊँ कपट के। ऐसा बोला है? हाँ। कहाँ गए थे आप बुलाने? वो 3री मंजिल में ऊपर। अच्छा, नाइट में जो स्टाफ था उनसे बोला था? क्या बोला नर्सों ने? नर्सों ने बोला कि मैं पट के 4 हो जाऊँ, वहाँ का मेरा नहीं है। फिर कौन आया था? वहाँ कोई नहीं आया। फिर गार्ड वालों को ढूंढा तो कम से कम आधा घंटा लग गया ढूंढते ढूंढते। कितनी देर आग जलती रही? कम से कम 1 घंटे तक चलता रहा वहाँ पर। ऐसे में किसी की जान भी जा सकती थी। हाँ, सब जान जा सकती थी। सभी लोग का नए भागते थे, कोई छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पे, वही 1 दिन के बच्चे थे। लापरवाही हुई है हॉस्पिटल की? लापरवाही दिख रही।
यहाँ पर महज एक दिन के जो शिशु रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं, वो भर्ती थे, महिलाएं भी थीं। काफ़ी बड़ी घटना है। ऐसे में इस घटना में कोई भी अनहोनी हो सकती थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्यों सफाई कराई गई, कैसे आग लगी, इसका राज सुपरवाइजर ने खोला। भैया किस चीज़ की सफाई कर रहे हैं, क्या हो गया? सफाई करा रहे हैं ना, आप बताओ ना क्या की सफाई चल रही है? आप कौन है? हूँ तो सुपरवाइजर। क्या करा रहे हैं? बोला गया कि इधर पे कोविड आईसीयू में सफाई करवाना है, सफाई का अपन करवा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं सफाई, क्या वजह? गंदा है तो सफाई करो। अच्छा, गंदा है कि आग लगी थी? आग का तो बोल रहे हैं इधर पे, आग का तो बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है, उसकी वजह से अपन ने बोल दिया तो सफाई करा रहे हैं। प्रभारी सिविल सर्जन श्री जैन बताते हैं कि आग लगी थी, लेकिन उनके द्वारा भी काफी कुछ छुपाने का प्रयास किया गया। आइसोलेशन वार्ड में आग लगी थी सर रात को, कैसे लगी थी क्या? मुझे तकरीबन 5 बजे पहला प्रदर्शन का फोन आया है कि आईसीयू के जो पुराना आईसीयू कोविड वार्ड था इस समय बना होगा, उसके एक कक्ष में आग की घटना हुई, आगजनी की घटना हुई है। मैंने तुरंत आके देखा तो उस समय तक पता लगा कि पुराना कोविड वार्ड के साथ एक सिस्टर का कमरा बना है जिनका सामान रखा था, उस कक्ष में एक पंखा लगा हुआ है, पंखे में आग लगी थी। तो जिसमें हमारे सुरक्षाकर्मी, उपस्थित गार्ड वगैरह सबने उसको तत्परता से फायर स्टीम का उपयोग करके बुझा दी गई। जब मैं तो आग पूरी कंट्रोल पा ली गई थी और वार्ड में कुछ मरीज थे पीएनसी वार्ड के, तो उनको सुरक्षित दूसरे कक्ष में शिफ्ट कर दिया गया था। इस प्रकार से कोई बड़ी आगजनी की घटना नहीं हुई है और आग के कारण की लोग अभी जांच करवा रहे हैं। अभी मैं आया था फिर से, तो मैंने देखा वार्ड में जो साफ सफाई है पूरी करवा रहे हैं, क्योंकि जो हमने फायर एक्सटिंग्विशर जो फॉर्म वगैरह निकलती थी पूरी में सफेदी थी, तो पूरी वार्ड की साफ सफाई धुलाई करा के पूरे जरा उसका भी आकलन करना कि हमें कैसे डॉक्यूमेंट में किसको क्षति हुई है और नए सिरे से पूरी विद्युत व्यवस्था की चेक करने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन हमारा है उसको बोल दिया है कि पूरी विद्युत व्यवस्था को चेक करें ताकि भविष्य में कभी पुनरावृत्ति न हो पाए। सर कितने पेशेंट थे सर? कितने पेशेंट थे एएनसी के? वहाँ पे तकरीब पीएनसी वार्ड के 7 मरीज थे जिनको सुरक्षित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर। जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हमेशा ही बड़ी घटनाओं को छोटे रूप में बता दिया जाता है। घटना काफ़ी बड़ी थी। पुराने आईसीयू वार्ड के कमरे में आग लगी थी, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 7 महिला मरीज भर्ती थे, जिनके यहाँ डिलीवरी हुई है। महज 24 घंटे की ये नवजात थे। देखने लायक होगा जांच में क्या निकलता है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई। संजय सरवरिया, लकी DCN। आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया। संपूर्ण देश में इस प्रसारण को देखा गया। दमोह में भी इस प्रसारण को देखा गया। दमोह के भाजपा के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री जयंत मलैया विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जिले भर के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए। सभी ने इस बजट की जमकर तारीफ की और इसे काफी ध्यान से सुना गया। जो चालू अमृत है उसमें 2000 करोड़ का आवंटन हो रहा है और इससे छोटे और मध्यम शहरों को लाभ मिल रहा है। ये जारी रहेगा जिससे कि छोटे और मध्यम शहरों को हम समर्थन दे सके और वो लोग जो भारत से बाहर रहते हैं PROI उनको अनुमति दी जाएगी कि वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अपना निवेश कर सके। सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से। और ये भी प्रस्ताव किया जा रहा है कि हम निवेश सीमा को बढ़ाएं व्यक्तिगत रूप से PROI और इस योजना में इसे 5 से 10% हम बनाएंगे और निवेश की सीमा सभी व्यक्तिगत PROOC के लिए होगा।
हमारी दक्षता बढ़े हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में। ये हमारा पहला कदम होगा। हमारा ये प्रस्ताव है कि पुनर्संरचना हम करेंगे पावर सेक्टर का। और वित्त भाषण लोकसभा में चल ही रहा है, इसी बीच में आप लोगों से चर्चा करने का अवसर मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब तक के 9 बजटों में सीतारमण जी का ये सबसे अच्छा बजट रहेगा। इसमें इन्होंने कनेक्टिविटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, MSME के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उत्पादों के बारे में, ख़ास तौर से जो गौ सेवा की बात है, डेयरी खोलने की बात है और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, इन सब चीज़ों का पहली बार इतनी ज़्यादा मौका मिला है। MSME तरक्की कर रहे हैं। फार्मेसी के क्षेत्र में बड़ा जो विचार है जो उन्होंने किया है कि हम इसमें इतना करेंगे कि इससे एक्सपोर्ट होने लगे, और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए R&D करने के लिए बढ़ा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मेडिकल के सारे 5 हब्स बनाए जाएंगे, जहां प्रोडक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगा और इसके साथ साथ लोगों का इलाज भी होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट रैपिड उससे जोड़ने की बात है। मुझे लगता है कि ये जो वाकई में है 21वीं सदी का बजट पेश किया जा रहा है, और जो लग रहा है कि 2047 तक भारत विश्व का प्रथम स्थान पर बनने वाला देश रहेगा, ये उस दिशा में जा रहा है। ये अमेरिका जैसे संजय सरवरिया, लकी DCN। दमोह जिले के मड़ीदा क्षेत्र के देवरी गांव में रविवार सुबह खेत जा रहे एक युवक के ऊपर गांव के एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। गर्दन पर यह चाकू मारा गया। गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए हटा सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए घायल भगवान दास रजक उम्र 40 वर्ष की पत्नी कुसुम रानी ने बताया उसके पति चंदा साहू के खेत पर लौकी तोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान गांव के धनीराम ने पीछे से गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया और उसके बाद वह भाग निकला। उनके पति के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या नाम आपका? कुसुम रानी। क्या मामला है अभी? कुछ नहीं, सब सरलों के टोर पे जा रहे थे जी, वहाँ चंदा साहू के वहाँ से आए सो पीछे से छुरा बैठ। किसने मारा? धनीराम ने। इसके पहले विवाद था क्या? कुछ नहीं हुआ। क्या नाम आपका? कुसुम रानी रजा। पत्नी हो गया जी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास जयंती के अवसर पर आज दमोह में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसका एकत्रीकरण दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान पर किया गया। उसके बाद भव्यता के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। तमाम समाजों ने बढ़ चढ़कर इसका स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक रामेश्वर चौधरी रहे, जो कि भाजपा के महामंत्री हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह।
नालंदा पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। दमोह के पथरिया में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर इस संस्था के द्वारा विशेष रूप से प्रयास किए गए। संस्था के द्वारा काफी उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। आज इसके वार्षिक उत्सव में लकी डीसीएन के संचालक जनाब असलम खान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का आनंद लिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस हत्याकांड ने शांति प्रिय भारतीयों में आक्रोश की ज्वाला भर दी। मार्च 1940 ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ये दिल की मशालें जोश से जलाएंगे जलती लपटों को हमने। तुम मुझे बता सकते हो जनरल डायर को मारने के बाद तुम चाहते तो तुम भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ ताकि मेरी कुर्बानी के बाद किसी को कोई भ्रम न रहे। ये उधम सिंह आज उधम सिंह ना होता यदि जलियांवाले बाग में वो नरसंहार नहीं हुआ होता। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, जब मैं कलम का त्याग कर देता और हथियार चक के अपनी नई तकदीर लिखन वास्ते निकल पड़ा। आग जो सीने में लगी थी ठंडा ना उसे होने दिया। जलियांवाला बाग के इस किस्से ने चैन से ना हमें सोने दिया। चुकाना जो था कर मिट्टी का, लेना जो था बदला कौम का, जिसके लिए मैंने एक लंबा इंतजार।
साला परिवार के द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। यूजीसी के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें सामान्य संगठन और सर्व समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके समर्थन दिया। पटेरा में यूजीसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, तहसीलदार को भी एक ज्ञापन सौंपा गया। यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। सवर्ण समाज दमों के द्वारा यूजीसी के नए नियम को वापस लेने की मांग की गई। तत्काल प्रभाव से नियमों को वापस लिया जाए, इन पर विराम लगाया जाए, नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। काला कानून काला कानून। आपको ज्ञापन दे रहे हैं कि यूजीसी द्वारा जारी भेदभावपूर्ण एवं असंतुष्ट प्रस्तावों के विरोध में समस्त सामान्य वर्ग पटेरा का कड़ा ज्ञापन है। हम समस्त सामान्य वर्ग पटेरा की ओर से अत्यंत गंभीर चिंता और आक्रोश के साथ यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि विश्व सामाजिक संतुलन एवं सामान्य आवास की संवैधानिक भावना का भी सीधा आघात करते हैं। सामान्य वर्ग ने संदेह राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके बावजूद यूजीसी के वर्तमान प्रस्तावों में सामान्य वर्ग के अधिकारों, अवसरों एवं योगदान की लगातार पटेरा में ये आप देख रहे हैं यूजीसी कानून के खिलाफ सरकार का यूजीसी कानून जो लाया गया है उसके खिलाफ सभी सर्व समाज, हिंदू समाज ने आज एकता का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण बाजार बंद करवाया और भारत बंद का एक संदेश दिया ताकि सरकार द्वारा आगे यूजीसी एक्ट लागू ना किया जाए, क्योंकि सवर्ण समाज हो या अन्य समाज हो, इससे हिंदुओं के बीच में जो दरार पैदा हो रही है, जो खाई पैदा हो रही है, वो बहुत बड़ी चीज हो रही है और हम चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट लागू ना हो। कराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। यूजीसी के द्वारा बनाए गए काले कानून के विरोध में आज सर्व समाज एकत्रित हुए हैं और हम सबका एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर भाजपा की लोगों को आपस में बांटने की चाल को पूरा नहीं करने दिया जाएगा और लोगों को जो आपसी कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दलित सामान्य के नाम पर बांटने का काम भाजपा करेगी, किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगा। हम सब सर्व समाज द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। भारत बंद यूजीसी के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके विरोध में समस्त ब्राह्मण बंधु, समस्त क्षत्रिय बंधु, समस्त जैन बंधु, समस्त व्यापारी बंधुओं द्वारा, समस्त कायस्थ समाज द्वारा, समस्त नेमा समाज द्वारा एकत्रित होकर के आज इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समाज को बांटने की जो नीति चली जा रही है, हिंदुओं को जो बांटने की नीति चली जा रही है, इसके विरोध में हम सब आवाज उठा रहे हैं, जिससे हमारा समाज विकृत ना हो। आपस में लड़ाने की जो चालें हैं, इन चालों को बंद किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हमारे समस्त, चाहे वो किसी भी समाज का हो, एकजुट होकर के इस कानून का विरोध करेगा। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि हमारे समाज में विघटनकारी नीतियां पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल के दिशा निर्देश पर रविवार को सुपर स्पेशलिटी ग्रुप सागर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 12 बजे से 5 बजे तक ये शिविर चला, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। दमोह कलेक्टर स्वयं यहाँ पर पहुंचे, मरीजों से संवाद किया। पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हम आपको बता दें कि एक सोनोग्राफी मशीन प्राप्त हो चुकी है, जिसका लाभ जल्द ही स्थानीय लोगों को मिलेगा। कार्यक्रम में मंत्री लखन पटेल के पुत्र लकी पटेल विशेष रूप से अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नगर के मेडिकल दुकान संचालकों के द्वारा भी सहभागिता दर्ज कराई गई। लगभग 1500 मरीजों को इसका सीधा लाभ हुआ है। कि हमारे डॉक्टर्स की, हमारे बीएमओ साहब की, जब पथरिया के हमारे बीएमओ साहब पिछले कुछ समय पहले, लगभग 1 साल या 6 महीने पहले, जब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए, एमडी करने के लिए बाहर चले गए, जबलपुर चले गए, तो हम लोगों की सांसें रुक गई थी कि भाई एक बहुत अच्छे बीएमओ चले गए
अब इस अस्पताल का क्या होगा, अब यहाँ पर चीजें कैसे चलेंगी। तब डॉक्टर जतिन ने प्रभार संभाला और मुझे कहते हुए बहुत खुशी और गर्व है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, मैं मानता हूं कि ये पूरी टीम उनकी वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति की है। इस अस्पताल परिसर को आकर के देखो तो आनंद मिलता है। यहाँ पर इन्होंने आईसीयू बना दिया। यहाँ पर अभी मैंने जब वो एनआरसी देखा जहाँ पर बच्चे और महिलाएं हैं तो देख करके आत्मा प्रसन्न हो गई कि कितना बढ़िया काम इन लोग कर रहे हैं। सदगुआ में और पथरिया में जो रक्तदान शिविर लगते हैं वो रक्तदान शिविर पूरे जिले का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। 124 125 रक्तदान हो रहे हैं, पूरे जिले में इतना रक्तदान कहीं नहीं होता। तो ये डॉक्टर्स की टीम ने जो एक इनिशिएट लिया है और इसमें जो पथरिया के जो जन सहयोग मिला उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आदरणीय कलेक्टर साहब को मैं बताना चाहता हूं कि सर ये जो यहाँ की जो टीम है बहुत पॉजिटिव नोट में काम करती है। मतलब कभी भी यहाँ की टीम ने कोई नेगेटिव बातें नहीं करी, हमेशा चाहे वो ब्लड डोनेशन को लेके हो, स्वास्थ्य सुविधाओं के लेके हो, हमेशा पॉजिटिव नोट में काम करते हो, टीम के साथ काम करते, चाहे वो आशा दीदी लोगों का काम हो, चाहे पूरे स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, सब एक टीम बना के काम करते हो, तभी कोई काम बहुत सफल हो पाता है। उसका उदाहरण आज है कि लगभग 800 से 900 पंजीयन अभी तक हो चुके हैं मेरे ख्याल से, जो सर उम्मीद है कि लगभग 1500 के आसपास हो जाएंगे शाम तक। ये पहली बार कैंप लगाया है अस्पताल की तरफ से। अगले साल हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कुछ इनपुट्स भी आए कि अगले साल सुधार के लिए और क्या किया जा सकता है, तो अगले साल हम वो भी करने का प्रयास करेंगे। और जिन जिन ने भी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, मैं समस्त अस्पताल की तरफ से, टीम की तरफ से सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो सुविधा हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं वो सुविधा अगर एक आम नागरिक तक पहुंच जाए तो हमारा ये जो शिविर है वो सफल हो जाएगा। आदरणीय कलेक्टर साहब, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाला और हम सब के बीच पधारे, इसलिए आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आभार भी करना चाहता हूँ। आदरणीय कलेक्टर साहब इतने पॉजिटिव नोट में काम करते हैं, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो कलेक्टर साहब से निवेदन कर लो, कलेक्टर साहब उपस्थित होकर और अपना योगदान जरूर देते हैं। तो पूरी अस्पताल की टीम से, पूरी पथरिया की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पथरिया में अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी का जन सहयोग रहा है, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे वो यहाँ के डॉक्टर्स बीएमओ साहब हैं और उनका पूरा स्टाफ, आशा दीदी लोग, एएनएम लोग, सभी ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। और विभिन्न क्षेत्रों से लगभग अभी तक 1000 लाभान्वित लोगों का यहाँ पंजीयन हो चुका है, जो अपना इलाज करा रहे हैं। और उम्मीद है कि शाम तक लगभग 1500 पंजीयन होने की उम्मीद है। और ये जो शिविर है नर सेवा के रूप में शिविर का आयोजन किया गया, क्योंकि ये कहा गया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस शिविर से हम लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या बीमारियां हैं और उनकी रोकथाम के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। इस उद्देश्य से, इस ध्येय से इस शिविर को आज आयोजित किया गया। पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरे पथरिया के क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें केवल अस्पताल की टीम ही नहीं, मेडिकल एसोसिएशन भी और कुछ प्राइवेट लोगों ने भी अपना सहयोग, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो मानसिक सहयोग हो, सबने यहाँ सहयोग दिया और इस शिविर को भव्य बनाया, दिव्य बनाया, जिससे हम लोगों की सेवा कर सके, लोगों का इलाज कर सके। इस उद्देश्य से आज यहाँ शिविर आयोजित किया। सोनोग्राफी मशीन की सौगात मिली है, इसके बारे में क्या करें? अभी जैसा कि डिमांड उठी थी कि सोनोग्राफी मशीन लगाई जाए, उसका तुरंत जानकारी लग गई कि सोनोग्राफी मशीन अलॉट हो चुकी है। मुश्किल से 1 हफ्ते के भीतर उसको चालू करने का काम करेंगे। नवीनी बिल्डिंग का भी चीज और मैं बताना चाहता हूँ, 10 करोड़ की राशि से नया स्वास्थ्य की बिल्डिंग बनने वाली है पथरिया, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। हम स्थान चिन्हित कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका काम भी चालू होगा, जिससे हमको पथरिया को एक बहुत अच्छा अस्पताल देखने को मिलेगा। पशुपालन मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय लोकेंद्र पटेल जी के पूरे परिश्रम और पुरुषार्थ ये शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये मेगा शिविर है और ये इतना बड़ा आयोजन है, मुझे लगता है पथरिया क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन
शायद पहले नहीं हुआ होगा। रक्तदान शिविर हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा आयोजन है और इसमें बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं, अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ सब आए हुए हैं और अभी तक लगभग 1000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये संख्या और आगे 1500 तक बढ़ने की संभावना है। हमारी पूरी ब्लॉक की मेडिकल की टीम इसमें मेहनत कर रही है, यहाँ के मेडिकल एसोसिएशन के लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, कई दानदाताओं ने इसके लिए राशि दी है। तो ये वाकई में एक मील का पत्थर है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। इससे एक बड़ा काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि हमको ये पता चला है कि किस किस तरह की बीमारियां लोगों को हमारे क्षेत्र में होती हैं और सामान्य तौर पर लोग किस चीज़ से पीड़ित हैं और उनका इलाज उनको मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होकर के यहाँ से जाएंगे और मुझे लग रहा है कि इस तरह के शिविर पूरे जिले में आयोजित होने चाहिए। हम लोग पहल करेंगे कि बाकी जगहों पर भी इस तरह के शिविरों का आयोजन हो और यहाँ पर भी इससे बड़ा शिविर अगली बार लगे ताकि और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। प्रियंका छाबड़ा मैडम नहीं आती सर पथरिया क्षेत्रवासियों की शिकायत है सर। अच्छा, आपने मुझे ये बात बताई है, मैं एक बार इसके बारे में बीएमओ साहब से चर्चा करता हूँ और जो भी बेस्ट निराकरण हो सकेगा हम करेंगे। सोनोग्राफी का लाभ कब तक मिल पाएगा मरीजों को? जो अभी मंच से बताया गया कि सोनोग्राफी की मशीन आ चुकी है, 3-4 दिन और लगेंगे उसको सेट करने में और हमारे यहाँ की एक डॉक्टर हैं वो सोनोग्राफी में प्रशिक्षित भी हैं, तो इसीलिए अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ये मशीन जल्दी ही सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर ये प्रारंभ हो जाएगा। जिन डॉक्टर का जिक्र किया गया है सर वो लगातार अनुपस्थित रहती हैं, विभाग कार्रवाई नहीं करते सर, क्या कारण है? फिर वही कह रहा हूँ कि एक बार मुझे अभी बीएमओ साहब से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि क्या मसला है और जो भी नियम संगत कार्रवाई हम करेंगे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी दमोह का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा शपथ दिलाई गई। विशेष रूप से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय मौजूद रहीं। आइए इस कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं। नियम एवं उद्देश्यों अनुसार सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यों में पूरे सेवा भाव व निष्ठा से बिना किसी स्वार्थ एवं दबाव के समर्पण से मानवता के लिए कार्य करेंगे एवं देश हित के लिए समर्पित रहकर अपनी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करेंगे। धन्यवाद। दमोह के तहसील ग्राउंड पर आयोजित बुंदेली दमोह महोत्सव में बीती रात विवाद की खबर आई। बताया जाता है कि युवाओं के 2 गुट यहां पर आमने सामने हुए। हालांकि समय रहते पुलिस के द्वारा कदम उठाए गए और संपूर्ण मामले में शांति कराई गई। दोनों ही ग्रुपों को पुलिस अपने साथ कोतवाली ले गई। बुंदेली दमोह महोत्सव के अंतिम दिन प्रसिद्ध लोकगीत गायिका कविता शर्मा ने समा बांधा। वहीं दमोह कलेक्टर ने अपने उद्बोधन में इसकी प्रशंसा की। अगर इस वाले गीत को सुनना है तो आपको आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। गाना वही चल रहा था जो मैं बता
बगीचे की रौनक फूल होते हैं, वैसे ही किसी शहर की रौनक वहाँ के मेले होते हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सब अलग अलग चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। और मेलों की दूसरी खासियत ये होती है कि मेले जो है लेवलर होते हैं, यानी वो सारे छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, जाति पाति का सारे भेद मिटा देते हैं। अब आप देखिए इतनी बड़ी भीड़ में सब लोग एक साथ मेले का आनंद ले रहे हैं। तो ये हमारे देश में हमारी समरसता का और एकता का प्रतीक भी होता है। और ये अवसर इस बात का भी होता है कि मुझे लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसको हम तनाव का प्रबंधन कहते हैं, सभी की ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है। बस आप आधा घंटा 1 घंटा मेले में बिता लीजिए, आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये भारतीय परंपराएं हमारी इस तरह की बनी हुई हैं जिसमें सब कुछ है। इसमें मेल मिलाप भी है और इसमें तनाव का प्रबंधन भी है और ये हम सबको एक करता है और ये बताता है कि हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारा संगीत और ये हमारी विविधताएं जो हैं हम सबको एक ग्राउंड में आकर के इकट्ठा कर देती हैं। और आयोजकों को इतने अच्छे आयोजन के लिए और ये परंपरा लगातार कायम रहनी चाहिए ताकि हमारे ज़िले के लोगों को इस तरह का प्लेटफॉर्म अपने जीवन के कुछ क्षण आनंद में बिताने के लिए मिल सके। ये बुंदेली गौरव न्यास का पहल है। पिछले 12 वर्षों से ये बुंदेली दमोह महोत्सव होता आ रहा है। वाकई में एक महोत्सव जैसा लगता है। यहाँ आके हर आयु वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। लोग बढ़ चढ़ के सारी भागीदारी अपनी लेते हैं। महिलाओं के लिए अनेक प्रतियोगिताएं होती है। कलाकारों को मंच मिला है, इतना बड़ा कलाकारों को मंच मिला है जिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए स्वर श्री, नृत्य श्री, इस तरीके के आयोजन बच्चों के लिए, बड़े के लिए, सभी के लिए होते हैं। फूड जोन है, झूले हैं, दुकानदार बहुत खुश है अपनी। क्या है कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी यहाँ पर पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आपके बीच में कविता जी है जो कि बुंदेली लोकगीतों की गायिका है। हमें आज बुंदेली संस्कृति से जोड़ेंगी वो यहाँ सबको। आम बजट पेश होते हुए कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आ जाती हैं। भाजपा के द्वारा इसे लोक लुभावना बताया गया तो कांग्रेस का कहना है कि ये निराशा भरा है। आइए देखते हैं। 1 लाख AHP आने वाले वर्षों में जोड़ा जाएगा। पश्चिम से योगा दमोह जिला से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, बजट पेश हुआ है और अभी हाल ही में बजट देखते हुए तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायक के साथ उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं श्याम जी। श्याम जी, स्वागत है आपका हमारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया बजट। आज बड़ा सुंदर बजट आया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2026-27 का भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें मैं निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 2047 का एक जो हमारा विजन है, 2047 में भारत आर्थिक रूप से और समृद्ध रूप से विकसित होगा, उसके लिए जो काम होना चाहिए थे उसकी काम की शुरुआत उन्हें इन बजट में दिख रहा है। मैं मानता हूं कि 2047 का लक्ष्य थोड़ा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आर्थिक आयामों को प्राप्त कर रहा है। विश्व स्तर पर हम आज चौथी अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले 2028 तक का जो विजन है कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, उसके लिए महत्वपूर्ण बजट साबित होगा। और इस बजट से जनता है खुश और उसका फायदा मिलेगा पार्टी को। बजट को आज थोड़ा सा बड़े रूप में देखने की जरूरत है और पढ़ने की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से मोदी जी ने युवा, गरीब युवा, किसान और महिलाओं के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए और उनको जो प्रोजेक्ट देना थे वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उससे लगता है कि विकास समग्र होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। और निश्चित रूप से
महंगाई के क्षेत्र में और गरीबी के क्षेत्र में उन्होंने व्यापक काम किया है। 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं लोगों को। देखा, लाइव प्रसारण चला है, पूरे देश ने देखा, लेकिन जो एक उत्सुकता रहती थी, एक उत्साह रहता था, वो पब्लिक में उतना नजर क्यों नहीं आया इस बजट को लेकर? मैंने कहा ना, इस बजट को व्यापक तरीके से और ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है। यदि मोदी जी ने, आप यदि गौर करेंगे, पहले हमारी ट्रेन चलती थी, फिर ट्रेनों के डिब्बे का विकास चालू किया, आज हम डिब्बों से आगे निकल गए। आज कैसे कम समय में यात्री गंतव्य तक पहुंचे, उसके लिए हाई स्पीड की जरूरत थी। मतलब हर क्षेत्र में कोशिश की गई, कोशिश की गई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आर्थिक रूप से यदि हम समृद्ध हो रहे हैं, तो आर्थिक रूप से समृद्धि के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक व्यापक विकास की जरूरत है। यदि हमारा, आप ये देखिए कि पूना से मुंबई तक जो हाई स्पीड का उन्होंने कॉरिडोर तैयार करने की, चेन्नई और साउथ में एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता कर रही है। कारण ये है कि अभी एक तरफ उनने रेयर खनिज भंडारण के लिए भी उनने कॉरिडोर बना रहे। यदि वहां से खनिज निकलेगा, उसका डेवलपमेंट करना है, तो हमें हाई स्पीड में बढ़ने की जरूरत है। हाई स्पीड ट्रेन दे रहे हैं आप, इसको इस तरीके से भी देखिए, पिछले बजट में उनने 13 लाख रुपए तक का जो अलग अलग तरीके से छूट आ रही थी, जो मध्यम वर्गीय को छूट देने का काम किया। उस कैपिटल, उसकी इनकम भी तो बढ़ाना है हमें, उस इनकम को 13 से 18 तक पहुंचाने का भी तो काम करना है। उसको बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से वो बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिस पे उनने ये काम किया। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से आज उनने 5 मेडिकल हब देने का काम कर रहे हैं, रीजनल मेडिकल हब, मेडिकल पर्यटन का उन्होंने नाम दिया है, उसको डेवलपमेंट करेंगे तो उससे सबको फायदा होने वाला है। तो ये था कहना कि इस बजट से अब सारे देश को फायदा होने वाला है, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है, ये तो जनता की प्रतिक्रिया लेने के बाद ही पता चलेगा। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी ने लोक लुभावना बजट बताया। अब हम बात करेंगे जिला कांग्रेस अध्यक्ष मानक पटेल जी से। सर, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या अपेक्षाएं थी बजट से, और जो बजट पेश हुआ है कितना आप संतुष्ट हैं? बजट निराशाजनक बजट है, घोर निराशाजनक बजट है। कैसे? जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। ना ही इसमें बजट में एमएसपी के लिए कोई प्रावधान किया गया, ना कोई खाद और बीज की सब्सिडी के लिए कोई क्लास। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इसको बड़े पैमाने पे आकलन करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। उनका कहना ये है सीधा सीधा कि 2047 देखो, आज आपको भोजन की आवश्यकता है, अगर आज आपको भोजन मिलेगा तो आप 2047 तक जीवित रहेंगे। अगर आज वर्तमान में आपका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो 2047 में ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब आपको कहना है कि वर्तमान को देखते हुए, वर्तमान में अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो 2047 में कैसे एकाएक कोई हवाई तो हो नहीं जाएगा भाई। वो तो नींव तो आज ही रखी जाएगी ना। जब आज नींव नहीं रखी जाएगी तो 2047 कैसे? वो तो लोगों को गुमराह करने वाला। इसका सारांश क्या निकलता है? इसका सारांश ये निकलता है, जैसे ही बजट पेश हुआ, अपने यहाँ का शेयर बाजार 2300 अंक लुढ़क गया। यानी शेयर बाजार का 2300 अंक लुढ़कना अपने आप में ये सूचक है कि ये कितना गिरा हुआ बजट है। लेकिन उनका कहना है, जो आज बजट पेश किया है, हमने भाजपाइयों से भी चर्चा की कि इसको अगर हम दूरगामी दृष्टि से नजर डाल के देखें तो आज विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं को देखते हुए देश तरक्की कर रहा है। उसको अब और ऊंचे लेवल पर सोचने समझने की आवश्यकता है, जो बजट सीतारमण जी ने पेश किया। नहीं, ये तो उनका क्या है, क्योंकि वो तो अपनी सरकार की और बजट की बुराई नहीं कर सकते ना। वास्तविकता तो ये है, अभी अपन को आज उनको 12 साल लगभग होने को जा रहे हैं। हमें और आपको क्या मिला? आज दमोह को क्या मिला? इस बजट में दमोह को क्या मिला? दमोह के किसानों को क्या मिला? मध्य प्रदेश को क्या मिला?
अब बताइए, आज मध्य प्रदेश इतने भारी कर्जे पूरा देश शामिल है ना, पूरा देश इतना कर्जे में शामिल देश तो शामिल है, पूरा अकेले मध्य प्रदेश की अकेला मध्य प्रदेश नहीं। हम तो अपने पहले दमोह की देखेंगे बात, फिर मध्य प्रदेश की देखेंगे, बाद में देश की देखेंगे। हमारी प्रायोरिटी तो 3 तरह की है ना। तो देश में भी तो मध्य प्रदेश दमोह आता है। वो आता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी मध्य प्रदेश रहेगी, दमोह रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतना ज्यादा बजट असमानता का है जी, इस बजट से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं। तो सुना आपने, मानक जी ने साफ गोई से कहा है कि हम लोग अभी इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं। खैर, अब ये जनता फैसला करेगी कि बजट कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। ये तो वक्त बताएगा, समय की गर्त में है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। जल्द एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। जिला अस्पताल के पुराने आईसीयू वार्ड में लगी आग, मची भगदड़। यूजीसी के विरोध में दमोह रहा बंद, बड़ा हुआ प्रदर्शन। संत रविदास जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। नालंदा स्कूल पथरिया का वार्षिक उत्सव संपन्न। लकी डीसीएन के संचालक जनाब असलम खान रहे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद। बच्चों को बांटे पुरस्कार। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक, पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक, लकी मोटरकॉर्प्स, MPEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।